तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो कल की क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस किए थे। आज हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इकोनॉमिक्स में कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चंस के साथ साथ हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में भी पढ़ेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम्स में वहाँ पे दिक्कत ना हो। बेसिकली आपके इकोनॉमिक्स में इतने ज़्यादा डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आपको इन क्वेश्चंस के ऊपर भी आपको ज़्यादा फोकस रखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राय आवश्यकता की वस्तुएं तथा रस्मी आवश्यकताओं की वस्तुएं यानी कन्वेंशन, जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनकी मांग की जो लोच होती है वो कैसी होती है। तो वो आपकी जो लोच होगी वो क्या होगी, बेलोचदार होगी। यानी आपके कीमत में अनुपातिक परिवर्तन होने से मांग में अनुपातिक परिवर्तन में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसकी मांग कैसी होती है, लोचदार होती है। मांग लोच की सीमाएं की कौन सी होती है, तो जीरो से लेके ये इन्फिनाइट हो सकती है। धनी व्यक्तियों के लिए मांग की लोच कैसी होगी। धनी जो व्यक्ति होती है उनको पता है, आप लोगों को पता है कि कीमत के ऊपर जो प्राइस होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने से उनको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनकी मांग की लोच जो होगी वो क्या होगी, बेलोचदार होगी। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में कीमत रेखा का स्वरूप कैसा होता है। पहली चीज तो ये होती है कि पूर्ण प्रतियोगिता होती है क्या। प्योर कंपटीशन में आप देखते हो कि प्योर कंपटीशन की कुछ विशेषताएं हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्योर कंपटीशन आप ऐसे समझो कि ऐसा मार्केट जहाँ पे आपके क्या है, बायर बहुत ज़्यादा है, बायर के साथ साथ सेलर भी बहुत ज़्यादा है। यानी आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहेंगे कि आप किस सेलर से खरीदो, तो आपका परफेक्ट कंपटीशन होगा। और साथ में आपको प्राइस भी एक जैसा देखने को मिलेगा, बिकॉज कोई भी अगर मान लीजिए कि आपसे ज़्यादा प्राइस लेने की कोशिश करता है तो आप दूसरे के पास जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं। मैक्सिमम बायर मैक्सिमम सेलर रहेंगे। होमोजेनियस जो आपके हैं प्रोडक्ट रहेंगे, यानी एक समान प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। किसी भी व्यवसाय के लिए एंट्री और एग्जिट जो है वो आसान होता है, बिकॉज आपका परफेक्ट कंपटीशन है। तो आप कभी भी मार्केट को शुरू कर सकते हो और कभी भी अपना मार्केट क्लोज कर सकते हो। जैसे एक सपोज कीजिए कि पहले दो व्यापारी जो है इसके अंदर मार्केट के अंदर काम करते थे और वो आपका 10 रुपये कमाते थे। उसके बाद दो और आए, जिन्होंने देखा कि प्रॉफिट कमा रहा है, तो एंट्री एग्जिट आपके लिए आसान हो जाता है। दो और आए तो चार होगी, अब उनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, 2.5 रुपये हो जाएगा। फिर एक और आ जाता है तो 5 हो जाता है, तो इनका प्रॉफिट 2 रुपये आ जाता है। फिर देखते हैं कि बाकी दो ऐसे सोचते हैं कि भाई जो कंपटीशन है उसमें कुछ इस मार्केट में कुछ रहा नहीं है, तो एक आध दो लोग जो है वापस चले जाते हैं, तो उनका जो प्रॉफिट है वापस 3.3 पे आ जाता है। तो एंट्री और एग्जिट जो होता है वो फ्री होता है। यहाँ पे आप ये पूर्ण ज्ञान रहता है, सभी जो विक्रेताएं हैं उनको, क्रेता और विक्रेता को पूर्ण ज्ञान रहेगा, फुल नॉलेज। आपकी ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट होती है वो जीरो होती है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपकी जीरो होती है। ये सारी चीज़ें आपको मान के चलनी है जब भी आपको पूर्ण प्रतियोगिता आप दिमाग में सोचते हो। ठीक है। इसमें विक्रेता जो होता है वो प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता। जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है। प्राइस टेकर का मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से जो है प्राइस तय करना, जैसे एकाधिकार में होता है। जैसे सपोज कीजिए कि रेलवे भारत का एकाधिकार उपक्रम है। ठीक है, रेलवे में भारत का एकाधिकार है। अगर वो चाहे वो जितना प्राइस रख सकती है ना, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपके थोड़े से जो ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन है, बाकी चीज़ें हैं, इसलिए प्राइस को हाइक नहीं कर सकती। लेकिन एज ए ट्रेन ट्रेवलर्स के लिए तो आपके क्या है, प्राइस को हाइक किया जा सकता है। ठीक है। नो एडवर्टाइजमेंट रहेगी, आपका सेम प्राइस रहता है प्रोडक्ट का। और अगर हम बात करें अपूर्ण प्रतियोगिता से इनको अगर कंपेयर करें पूर्ण प्रतियोगिता को, तो अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि विक्रेता कम होते हैं। विक्रेता क्या होते हैं, कम कम विक्रेता है, मतलब आपके पास कम ऑप्शन है, यानी आप जितना प्राइस चाहें उतना ले सकते हैं। वस्तुओं में विभेद मिलता है, यानी होमोजेनियस प्रोडक्ट आपको नहीं देखने को मिलते, और ये प्राइस मेकर होते हैं। जैसे कोई कहते हैं कि ये मेरी वस्तु है और ये स्पेसिफिक है, मैं इसके 20 रुपये लूंगा तो लूंगा। ठीक है। आप दूसरे के पास नहीं जा सकते, विक्रेता बहुत कम है, आपके पास वस्तुओं में विभेद मिलता है, वैसी वस्तु मिले ना मिले। ठीक है। पूर्ण लॉसदार फिर ठीक है। अगर हम बात करें पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर अगर इंडस्ट्री का डायग्राम आप देखोगे तो यहाँ से आपकी जो डिमांड है, डिमांड के हिसाब से आपकी क्या चलती है, सप्लाई चलती है। और यहाँ पे आप पाओगे कि यहाँ पे आपका जो है ई आपको मिलता है, जहाँ पे आप प्राइस निर्धारित कर सकते हो। ये आपका डिमांड है,
और ये आपका सप्लाई वक्र है ना, ठीक है। ये आपका डायग्राम अगर आपका बनता है। अगर आप प्राइस और रेवेन्यू की बात करोगे तो यहाँ पे आपका जो होता है, आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है। आप इसको मान सकते हो कि यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि परफेक्ट कंपटीशन बाजार में कीमत रेखा स्वरूप क्या होता है। यहाँ पे ए आर बराबर एम आर होता है, यानी एवरेज रिवेन्यू बराबर मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में आपका एवरेज जो रिवेन्यू होता है वो मार्जिनल रिवेन्यू से ज़्यादा होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ऐसे सोच के चलना है कि ये क्या है, क्या रहा है क्वेश्चन में, वैसी कंडीशन आप मार्केट में बना के देखिए, आपको पता चल जाएगा। प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य क्या है। प्रत्येक जो उत्पादक होता है उसका उद्देश्य ये होता है कि वो कुल आगम जो आपका टोटल रिवेन्यू है उसको अधिकतम प्राप्त करे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, बाजार वह स्थान है जहां पर क्या होता है, क्रेता विक्रेता अपनी क्रियाएं करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औसत आगम यानी ए आर वक्र को कहा जाता है, तो उसको मांग वक्र भी कहते हैं। जो आपका एवरेज रिवेन्यू होता है उसको हम मांग वक्र यानी डिमांड कर्व भी कहते हैं। 38 का हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा समीकरण सही है। आपको दिख रहा है कि एम आर दिया हुआ है। एम आर का मतलब क्या, मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब है जैसे आप अगर 5 यूनिट 50 रुपए में बेच पा रहे हो, अगर इससे ज़्यादा एक और यूनिट आप 6 रुपए में 6 यूनिट अगर 60 रुपए में बेच रहे हो तो आपका मार्जिनल रिवेन्यू कितना हो जाता है, 10 रुपए। ये होता है मार्जिनल रिवेन्यू, यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए, टोटल रिवेन्यू आपका ये रहा और माइनस क्या है, टोटल रिवेन्यू n-1, यानी एक आपकी कम यूनिट का। तो मार्जिनल रेवेन्यू आप समझ गए होगे, ये 60 - 50 है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए और तो कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, यहाँ तो +1 है तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे n दे रखा है तो n ये होता है, n ये होता है, ये इसमें नहीं होगा, आपका n-1 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह आपको ये फॉर्मूला तो बहुत बेसिक है, अगर आप थोड़ा सा विचार करते हो इसमें। पूर्ण एकाधिकार, एक वास्तविकता, एक कल्पना। देखिए, पूर्ण एकाधिकार अब के टाइम में आपकी एक सिर्फ मात्र एक कल्पना हो सकती है। बिकॉज आप सोचिए कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसमें एक पूर्ण एकाधिकार है किसी चीज का। मे भी कोई भी ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है इस टाइम में। हो सकता है पहले टाइम में कुछ चीजें थी जिसके अंदर एकाधिकार था। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूर्ण प्रतियोगी बाजार से संबंधित नहीं है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार से, बाजार को सभी को पूर्ण ज्ञान होता है। मैंने विशेषताएं आपको शुरुआत में ही करवाई थी तो ये आपको पता है कि आपका पूर्ण ज्ञान होता है। विक्रेताओं की संख्या क्रेताओं से अधिक होती, ये नहीं होता। विक्रेताओं की संख्या क्रेताओं से अधिक नहीं होती, क्रेता भी अधिक होते हैं और विक्रेता भी अधिक होते हैं। जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में आपके विक्रेता कम पाए जाते हैं। बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, सजातीय वस्तु होती है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्म के लिए सीधी रेखा सीधी दी हुई है तो मैं बाजार कैसा है। तो मैंने बताया फर्म के लिए इंडस्ट्री के लिए नहीं, फर्म के लिए दिया हुआ है। तो आपका ए आर बराबर एम आर, ये मैंने आपको लाइन खींच के बताई थी। ठीक है, तो आपका कौन है, पूर्ण प्रतियोगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है वह फर्म के लिए कीमत रेखा। अच्छा, 42 पूछा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये बोझ है एक समान मूल्य, एक समान नहीं होगा तो ये पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होगा। हमने ऊपर वाले का निशान लगाया यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए बाजार विभेदात्मक मूल्य कहाँ पे होता है, मैंने बताया। पूर्ण प्रतियोगिता जब मैंने आपको बताई, उसी के साथ अपूर्ण प्रतियोगिता में मैंने कहा कि इसमें प्राइस जो है वो डिफरेंस मिलता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही। प्रस्तुत चित्र में फर्म का संतुलित बिंदु बिंदु पर होगा। संतुलन आपको इक्विलिब्रियम पूछ रहा है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा E2 पे। ठीक है, आपका ए आर बराबर एम आर दिया हुआ है तो पे बिंदु E2 पर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता पर। आपका उत्पादन के जिस बिंदु पर एमसी रेखा ए सी पर काटती है वह बिंदु है। के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए क्या बोला हुआ है कि एमसी रेखा ए सी पे काटती है, यानी आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है जो एवरेज कॉस्ट पे काटती है, तब आपका ये क्या हो जाता है, ऑप्टिमम हो जाता है। वो बिंदु कौन सा होता है,
ऑप्टिमम बिंदु होता है, ठीक है, ऑप्टिमम पॉइंट हो जाता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये आपका इष्टतम बिंदु होता है, मतलब दोनों अपॉर्चुनिटी इसमें सबसे ज़्यादा होती है, बेहतर ऑप्शन आपका मिलता है यहाँ पे जहाँ पे एसी और एमसी रेखा काटती है। दीर्घकाल में जहाँ पे आप उत्पादन कर सकते हो वो एक अनुकूलतम बिंदु है। दीर्घकाल में न्यूनतम लागत वाली फर्म होती है वो अनुकूलतम फर्म कहलाती है। जब आप दीर्घकाल में कोई फर्म को लेके जा रहे हो, उसकी अगर लागत, उसकी जो कॉस्ट है वो अगर न्यूनतम है, तो ये आपकी सर्वोत्तम, आपकी जो अनुकूलतम फर्म है वो होती है। कीमत परिवर्तन में अति अल्पकाल में प्रभावी शक्ति कौन सी होती है? कीमत परिवर्तन में अति अल्पकाल यानी बहुत थोड़े समय में प्रभावी शक्ति कौन सी होती है? तो ये आपकी मांग होती है, जो आपको क्या कर सकती है, कीमत में परिवर्तन के लिए बहुत प्रभावशाली होती है मांग। थोड़े से समय में ये बहुत कुछ चेंज कर सकती है। एकाधिकार बाजार में उत्पादक का क्या होता है? केवल आपका जो एकाधिकार बाजार है उसमें उत्पादक जो होता है, जो आपका प्रोडक्शन करता है, वो सिर्फ आपकी पूर्ति पर नियंत्रण कर सकता है, कुछ मांग पे नहीं कर सकता। मांग देखिए, जैसे अगर मान लीजिए जो कोविड के टाइम पे जो मांग बढ़ी, जैसे मान लीजिए सैनिटाइजर है, अगर उसकी मांग बढ़ी और उसका कोई एकाधिकार है, एक ही कंपनी जो है इसका निर्माण कर रही है, तो आपको पता कि वो बस सप्लाई पे रोक लगा सकती है, सप्लाई पे कंट्रोल कर सकती है, डिमांड पे नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्म की साम्यावस्था का आशय क्या होता है? फर्म की साम्य अवस्था का आशय क्या होता है? ये होता है परिवर्तन की अनुपस्थिति होना, ये आपकी फर्म की साम्य अवस्था होती है। अल्पाधिकार किस बाजार की एक किस्म? अल्पाधिकार जो होता है, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पाधिकार नहीं होता। अगर आप देखते हो कि अपूर्ण प्रतियोगिता, तब उसमें एकाधिकार आता है, आपका मोनोपोली आता है, ठीक है, और विभेदात्मक मोनोपोली भी आता है, विभेदात्मक अल्पाधिकार, ठीक है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता का ये टाइप है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में आपको पता है आपका एवरेज रिवेन्यू जो होता है वो मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होता है। सामान्य लाभ की दशा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। ए आर बराबर ए सी होता है, यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू बराबर आपकी एवरेज जो होती है कॉस्ट होती है, ठीक है। इसमें आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है सभी को, जो ये पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसमें, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एकाधिकार फर्म है, फर्म क्या है? केवल कीमत नियोजक है, केवल मात्रा नियोजक है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कि आपकी एकाधिकार फर्म है, तो आप अपना प्राइस डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, यानी आप कीमत नियोजक बन सकते हो, और आप मात्रा नियोजक कर सकते हो कि भाई आपको इतनी ही यूनिट मिलेगी। मान लीजिए कि एक एकाधिकार फर्म है, अगर वो 1 लाख यूनिट बनाती है और उसकी डिमांड काफ़ी है, तो वो डिसाइड कर सकती है कि किसको कितनी यूनिट करती है। तो ये आपकी यूनिट पे भी कंट्रोल करता है, क्वांटिटी पे भी कंट्रोल कर सकता है, और प्राइस पे भी कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म की दो शर्तें हैं, एम आर बराबर एम सी, एम सी वक्र एम आर को नीचे नीचे के काटने पर पूरी होती है सभी बाजारों में, केवल पूर्ण प्रतियोगिता में। देखिए बहुत ही सिंपल है कि ये जो एम आर बराबर एम सी है, ये सभी बाजारों में फॉलो करते हैं, ठीक है, बाकी नहीं होता। कीमत विभेद संभव है, आपका कीमत जो प्राइस जो है डिफरेंट 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 प्राइस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में आपको, तो ये किस में संभव हो सकता है? ये सिर्फ केवल एकाधिकार में ही संभव हो सकता है, वरना आप विभेद संभव नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में तो आपको सेम प्राइस पे सारी जो सेम प्राइस में जो मार्केट में चल रहा है उसमें आपको बेचना पड़ता है। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में क्या होता है? देखिए दीर्घकाल में आपका जो होता है ए आर बराबर एम आर होता है, एम आर बराबर एम सी भी होते हैं, और ए सी बराबर प्राइस, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में आपका सब कुछ देखने को मिलता है। एकाधिकार में आयताकार अति परवलय यानी रेक्टेंगुलर जो हाइपरबोला वक्र होता है वो क्या होगा? ए आर होगा, जो आपका एवरेज रेवेन्यू वक्र। जैसे हाइपरबोला का मैंने पहले भी आपको एक डायग्राम बनाकर समझाया था कि इसमें जो ये डायग्राम बनता है, इसका ये एरिया और ये एरिया, इसका एरिया, जैसे ये जो मैं अभी आपको ब्लैक में लिख के दिखाता हूँ, ये वाला जो आपको दिख रहा है इसका एरिया, और जो ये वाला जो होता है इसका एरिया, ये क्या होता है? इक्वल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, और ये आपका कर्व बन गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय क्या 57, यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है।
एकाधिकार में मांग वक्र की लोच इकाई से अधिक, आपकी इलास्टिसिटी कहाँ पे है, 1 इकाई से अधिक है, तब आपका क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सीमांत आगम जो होता है आपका, जो मार्जिनल रिवेन्यू जो होता है वो इकाई से क्या होगा, अधिक होगा, और वो क्या होगा, पॉजिटिव में मिलेगा। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे दे रखा है 1 नंबर ऑप्शन में, यहाँ पे ऋणात्मक 0। जब एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकार एक ही वस्तु के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं से भिन्न भिन्न मूल्य वसूल करता है तो उसे क्या कहते हैं। जब एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी एक ही वस्तुओं के लिए अलग अलग मूल्य, तो उसको विभेदात्मक आपकी क्या बोलेंगे, एकाधिकार बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र निम्नलिखित में से समीकरण गलत है। राष्ट्रीय आय जीएनपी यानी आपका ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट साधन कीमतों पर मूल्य ह्रास घटाएंगे तो राष्ट्रीय आय निकलेगा, सही है। राष्ट्रीय आय एनएनपी आपका नेशनल नेट नेशनल जो आपका है प्रोडक्ट है साधन कीमतों पर, तो वो भी एक ही बात है, क्योंकि देखिए जो ऊपर वाला फॉर्मूला दे रखा ना, जीएनपी माइनस मूल्य डेप्रिसिएशन, ये एनएनपी ही होता है, तो यहाँ पे सीधा एनएनपी दे दिया, यहाँ पे एनएनपी का फॉर्मूला दे दिया। राष्ट्रीय आय लगान मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ, तो ये भी सही है। राष्ट्रीय आय बचत प्लस उपभोग, बचत प्लस उपभोग तो नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय फोर्थ क्या पूछा हुआ, गलत पूछा हुआ ना, यही आपका आंसर। देखिए ये तो ऊपर वाला जो दे रखा है जीएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, वो होता ही एनएनपी है, तो दो ऑप्शन एक एक जैसा ही दे रखा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। आगे देखिए जीएनपी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक डायग्राम से आपको सब कुछ समझा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और उसके बाद मुझे भी ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन है, आज शाम को मैं देखूंगा, अगर वीडियो बनी तो मैं आप लोगों को दूंगा। अब इस टाइम में जो है आप क्या कर सकते हो, इस टाइम में आपको सिर्फ जो क्वेश्चन आप बना सकते हो उनको बनाओ, और जो क्वेश्चन आप सुन सकते हो सुनो, और जो क्वेश्चन आप देख सकते हो या समझ सकते हो वो समझो। बिकॉज इस टाइम में आपको थ्योरेटिकल पूरी चीज़ें पढ़ के थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें पढ़ सकते हो, लेकिन पूरा अगर आप पूरा करके चलोगे तो नहीं हो पाएगा ना उस टाइम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस।